हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डोअर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ऑडिटिंग की ये अगली लेक्चर है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इन सभी ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो थैंक यू इन सभी को। एंड जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अभी तुरंत, ऐसे ही सारे कंटेंट्स के लिए। एंड आज जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी हैं वो आपको मैं कवर करके दूँ, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है ऑडिटिंग की। एंड बहुत मुश्किल हो रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को कलेक्ट करने में और इसको इस पर नोट्स बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत हुई, और आपके लिए मैं इसको काफ़ी ईजी कर दे रही हूँ कि बस आधे घंटे की क्लास में आप सब कुछ मिल जा रहा है आपको विथ MCQ। एंड हमारा बस एक और लेक्चर आएगा ऑडिटिंग पे, एंड ऑडिटिंग का सिलेबस पूरी तरीके से डन। ठीक है, उसमें मैं PYQs के जितने भी क्वेश्चन है वो दिखाऊंगी एंड जो भी बचे कुछ टॉपिक है वो डिस्कस करूंगी, एंड हमारा जो है ऑडिटिंग विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमारा नॉक ऑफ हो गया एंड बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो चलते रहेंगे, एंड करंट अफेयर की क्लास 1-2 दिन में ही आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट से। देखो मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है, तो मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है, तो वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑडिट का काम क्या होगा, मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से डिसीजन ले रही है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है चीज़ों को, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, उन सभी चीज़ों को जो है उनके परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से भापना, मेजर करना एंड जांचना परखना, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करवाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट? सबसे पहले देखो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट का क्या पर्पस है, टू इवेल्युएट करना, यानी कि द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट को जिसको बैठा के रखे हो क्या वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना। दूसरा, टू एग्जामिन करना कि वेदर द कंपनी रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली, यानी कि कंपनी रिसोर्सेज यानी कि कंपनी के जो संसाधन है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी के जो धन है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल सही डायरेक्शन में किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है क्या उसी डायरेक्शन में ही चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है कि नहीं। ठीक है, नंबर 3, टू आइडेंटिफाई करना द वीकनेस एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, यानी कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, क्या कमियां हैं और उसको कैसे ठीक की जाए। टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट डिसीजंस आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, यानी कि मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रही है वो कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी की उद्देश्य है, यानी कि उद्देश्य किस में लिखा होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी उद्देश्य के ही इन अलाइंड है या नहीं है मैनेजमेंट का डिसीजन। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट जो है उसके उल्टे कंपनी के लिए जो हित में नहीं हो वो डिसीजंस ले रही है। तो ये होता है बेसिकली। ठीक है, एंड देखो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट से किस तरीके से ये डिफरेंट है, क्या अंतर है दोनों में, स्टैट्यूटरी ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू वेरीफाई करना द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि मैंने आपको पहले भी बोला था स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिनको भी नहीं पता है हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 जाकर के देखो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किए जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में, जिसमें कि ये बताया जाता है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऑडिटिंग टर्म है, ट्रू एंड फेयर व्यू यानी कि सब कुछ सही होना, उसको कहते हैं ऐसा। और मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है कि टू इवैल्यूएट करना इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, ये है मैनेजमेंट ऑडिट। दूसरा क्या है, नेचर की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट के तहत, मैंने आपको बताया भी था अपने लेक्चर में। एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है ये आपका वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, अगर आपको करवाना है, मैनेजमेंट पे डाउट हो रहे हैं मैनेजमेंट के डिसीजन से तो आप करवाओ, वरना ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। नंबर 3, स्कोप की अगर हम बात करें तो मेनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, एंड मैनेजमेंट ऑडिट में जो है मैनेजमेंट किस ढंग से काम कर रही है, क्या पॉलिसीज वगैरह हर कुछ चेक किया जाता है। फोकस की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो है वो पास्ट ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं साल भर में उसी का ऑडिट किया जाता है, और मैनेजमेंट ऑडिट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में है। रिपोर्टिंग की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ऑब्वियसली उसको अपॉइंट कौन करता है, तो मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे, तो एनुअल जनरल मीटिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड उसकी रिपोर्टिंग जो है वो भी शेयर होल्डर को की जाती है। रिपोर्ट भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको देता है, तो शेयर होल्डर को देता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट क्योंकि बोर्ड कंडक्ट करवाती है तो बोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, इस पे MCQ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो फिर और चीज़ें जो है वो बेटर समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट ऑडिट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, नंबर A, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, नंबर B, इवेलुएट करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, नंबर C, डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर, नंबर D, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो बताओ इसमें से आंसर क्या है, खुद बताओ मुझे, खुद आंसर करो।
तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इवेलुएट करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी दूसरा हम लोग देखते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑडिट इज नंबर ए ऑप्शन मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट के तहत, नंबर बी कंडक्टेड वॉलंटरली यानी कि इच्छापूर्वक और व्हेन ऑर्डर्ड बाय मैनेजमेंट, नंबर सी कंडक्टेड बाय शेयर होल्डर कंडक्ट करवाता है, नंबर डी कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनी ओनलीज। चलो बताओ मुझे आंसर इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा, अभी मैंने डिस्कस किया है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंडक्टेड वॉलंटरीली, और फिर नहीं तो जब मैनेजमेंट ऑर्डर करती है तब। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज टू, नंबर ए रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनेंशियल पोजीशन, नंबर बी इम्प्रूव करना द मैनेजरियल एफिशिएंसी, नंबर सी फाइल टैक्स रिटर्न, एंड नंबर डी डिटेक्ट विंडो ड्रेसिंग। तो बताओ कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट ऑडिट का क्या है, ये आप आंसर कर सकते हो। चलो बताओ मुझे। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्प्रूव द मैनेजरियल एफिशिएंसी। ठीक है, इसका काम ये नहीं होता है कि फिनेंशियल पोजीशन, वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम है, बट इसमें जो है वो मैनेजर किस जो मैनेजमेंट है वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसको चेक किया जाता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। कौन सा फीचर नहीं है? नंबर ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, नंबर बी एडवाइजरी इन नेचर, नंबर सी लीगली कंपलसरी एवरी ईयर, एंड नंबर डी इवेल्युएट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ये वाली चीज़, नॉट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो नॉट वाले पे स्पेशल ध्यान देना है। तो बताओ इसका आंसर, मैं 20 सेकंड दे रही हूँ, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो द आंसर इज लीगली कंपलसरी एवरी ईयर, ये वाले जो है वो गलत है, कंपलसरी नहीं है हर साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज यूजुअली सबमिटेड टू, किसको सबमिट किए जाते हैं? नंबर ए शेयर होल्डर्स इन एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, नंबर बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, नंबर सी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर डी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से क्लास को सुना होगा तो चलो आंसर करो। तो द आंसर इज मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट करती है उसी को ही रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्यों? ऑप्शन ए इट फोकसेस ऑन पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड एफिशिएंसी, नंबर बी इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल कंपनी, नंबर सी इट चेक्स ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नंबर डी इट डज नॉट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। तो बताओ कौन सा आंसर है, क्यों डिफरेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट से? बहुत ही ईजी है, चलो बताओ मुझे आंसर। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट फोकसेस ऑन पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड एफिशिएंसी। ये लीगली बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट देखिए ऐसा भी नहीं है, एंड ये इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है ना कि नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अगला वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा था, जब अपॉइंटमेंट देखा था हमने अपनी लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट ऑडिट हमने नाम भी सुना होगा। कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि कैसे कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट कराना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट होता क्या है, सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑडिट होता है कि कंपनी की कॉस्टिंग वगैरह जैसे होते हैं ना, नाम से भी समझा जा सकता है कॉस्टिंग पॉलिसीज क्या फॉलो कर रही है, वो सब चीज़ों को लेकर के ऑडिट कराना कि सही ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। कॉस्ट ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होती है, तो कॉस्ट ऑडिटर सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं, उसी कंपनीज पे ही सिर्फ कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होती है जिसको कि कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, सबको नहीं कराना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है इन लोगों को कॉस्ट का रिकॉर्ड। एंड इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अंडर सेक्शन 148, सेक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख लो कि मेंटेन करना पड़ता है इन लोगों को रिकॉर्ड, किस एक्ट के तहत, तो कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कुछ इसकी लिमिट्स है कि इतने टर्नओवर होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, तभी कॉस्ट ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल होती है। देखो अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट यानी कि कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर को।
कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर करता है? नहीं। मेंबर करता है? नहीं। कौन करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है, यानी कि इंटरनल कह सकते हो आप। अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग जनरली क्या होती है कंपनीज के केस में? तो 1 अप्रैल होती है, यानी कि 1 अप्रैल से 180 दिन के अंदर जो है अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर का। द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय शेयर होल्डर। रेटिफिकेशन का मतलब होता है बस सहमति देना, यानी कि एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय कर लिया कि भाई हम लोग जो है मिस्टर XYZ को कॉस्ट ऑडिटर बनाने वाले हैं, तो उसको 180 दिन के अंदर बनाना है 1 अप्रैल से। और दूसरा कि शेयर होल्डर्स जो हैं हमारे, जो हमारे पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों की भी रजामंदी ले लेंगे हम लोग AGM में, ठीक है। रजामंदी कह सकते हो रेटिफिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एलिजिबल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है? तो मस्ट बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे नहीं होंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट का एक, वैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक इंस्टीट्यूट होती है ICAI, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट के भी एक इंस्टीट्यूट होती है, जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो कॉस्ट ऑडिटिंग की पढ़ाई करते हैं, और जब वो लोग बन जाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो मस्ट बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड कैन बी एन इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है कॉस्ट ऑडिटिंग का, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को मत टिक मार देना। एंड शुड बी इंडिपेंडेंट, ये तो पता ही है सबके बारे में, ये कॉमन है। टेनर ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, यानी कि कॉस्ट ऑडिटर की अवधि क्या होगी? मान लो कि अभी अपॉइंट किया मैंने 1 अप्रैल को, तो कब तक वो रहेगा हमारा वैलिड? अपॉइंटमेंट जो है हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर में हमने क्या देखा था, एक बार अपॉइंट हो गए तो 5 साल के लिए रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हर साल के लिए अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। रिमूवल और रेजिग्नेशन की बात करें तो कैसे हटाया जा सकता है? तो रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लो कि उसके 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही उसको हटाना है, तो फिर आपको केंद्र सरकार की अप्रूवल लेने की जरूरत है। ये याद रखना है इस फैक्ट को, ठीक है। टेक्निकल फैक्ट है, अगर आपको उसके टर्म को कंप्लीट किए बिना ही हटाना है तो आपको केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू कंपनी, एंड जो रेजिग्नेशन वो देगा ऑडिटर वो मस्ट बी कि कंपनी को दे, कंपनी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। नेक्स्ट इस पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग पे, ताकि चीज़ें और समझ में आ जाए अच्छे से। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, का टाइप नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A एफिशिएंसी ऑडिट, नंबर B प्रोप्राइटरी ऑडिट, नंबर C फिनेंशियल ऑडिट, एंड नंबर D स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। तो बताओ मुझे कौन सा कॉस्ट ऑडिट नहीं है, नाम से भी बता सकते हो, चलो बताओ। तो द आंसर इज, देखो इसमें भी ये भी आप समझ सकते हो कि कौन सा ऑड वन आउट भी करोगे तब भी आपके जो आंसर है MCQ के निकल जाएंगे। एफिशिएंसी देखो, प्रोप्राइटरी एंड स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट में तो नाम ही है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। एफिशिएंसी और प्रोप्राइटरी ऑब्वियसली ये दोनों लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट कौन करता है? फाइनेंशियल ऑडिट हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, तो ये कॉस्ट ऑडिट तो नहीं करवाएगा। तो एलिमिनेशन से भी आप अपने आंसर को निकाल सकते हो, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितने भी पॉसिबल एलिमिनेशन के जो हमारे क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ क्लास के डिस्कस करती रहती हूँ, ठीक है। तो ये इसमें से आप इससे भी निकाल सकते हो कि फाइनेंशियल ऑडिट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हु अपॉइंट्स अ कॉस्ट ऑडिटर इन अ कंपनी। ऑप्शन नंबर A बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर B शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर C स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड नंबर D गवर्नमेंट। तो बताओ कि कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है एक कंपनी में? मैंने आपको बताया हुआ है, चलो आंसर करो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तुरंत पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर को। नेक्स्ट हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जैसे UPSC में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करता है दैट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन कंप्लायंस विथ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। नंबर 2, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट कॉस्ट डेटा। सही लग रहा है। नंबर C, इट इज कंडक्टेड ओनली व्हेन द फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। तो ये गलत लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसे केस में कौन सा ऑडिट एप्लीकेबल होता था? स्पेशल ऑडिट, जब फ्रॉड की आशंका लगती थी। तो कॉस्ट ऑडिट ऐसे नहीं है, कॉस्ट ऑडिट हर साल ही होती है। एंड कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज इन इंडिया। ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके टर्नओवर की कुछ लिमिट है कि इतनी टर्नओवर होगी तभी आप पे एप्लीकेबल होगी, वरना सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। 4 को जैसे ही आप हटाओगे तुरंत आपको निकल जाएगा एलिमिनेशन से ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2, ठीक है। तो देख रहे हो एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे टॉपिक हमारे अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट।
इंटरनल ऑडिट का जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो देखो एमसीक्यूज देख लेते हैं कुछ इंटरनल ऑडिट पे। जिन्होंने भी नहीं देखा है जाओ हमारे लेक्चर 1 और 2 को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरनल ऑडिट है क्या, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल ऑडिट। सबसे पहला स्टेटमेंट है इंटरनल ऑडिट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है। नंबर बी, इंटरनल ऑडिटर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेक होल्डर। तो ये गलत लग रहा है क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके प्रति, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। ठीक है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 जैसे ही काटोगे तो ए में भी स्टेटमेंट 2 है, बी में भी है, डी में भी है, तो तीनों कट जाएंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इंटरनल ऑडिट फोकस करता है रिस्क मैनेजमेंट पे, कंट्रोल पे एंड गवर्नेंस प्रोसेस पे, ना कि ये सब है। ऊपर वाले दोनों गलत हैं और ये निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। यानी कि इंटरनल ऑडिटर का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात करें तो एक बंदा जो है वो रात में भी सेक्शन ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कट होगा, 1 सेकंड का कट है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 138 की अगर हम बात करें तो 138 में ये रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल ऑडिटर मैंडेटली इसके अंदर जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा और भी कौन सी कंपनीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनी जिसको कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है एवरी लिस्टेड कंपनी, नंबर बी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल जिसके 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हैं, प्राइवेट कंपनी विथ जिसके टर्नओवर 200 करोड़ या उसके ज़्यादा हैं, एंड गवर्नमेंट कंपनीज ओनली। तो आंसर इसके जो है वो आपको रटना है एग्जाम के लिए। ठीक है, और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है। इंटरनल ऑडिटर के लिए लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एंड प्राइवेट कंपनी है तो टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के आप पे एप्लीकेबल होगा ये वाला सेक्शन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इंटरनल ऑडिट डिफर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिट, किस सेंस में डिफर करता है दोनों। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है दैट इज इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड वंस अ ईयर, साल में एक बार, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बहुत ज़्यादा लगातार कंटिन्यू चलते रहता है। ऑप्शन बी, इंटरनल ऑडिट इज एम्ड एट डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस। ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है कि ये डिटेक्ट करना कि फ्रॉड वगैरह रेगुलेटरी पर्पस के लिए। नंबर सी, इंटरनल ऑडिट इज मोर ऑपरेशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग, एंड डी इज इंटरनल ऑडिट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली ये तो ये लग रहा है करेक्ट है। क्यों एक्सटर्नल ऑडिट से किस केस में अलग हैं, किस केस में, चलो बताओ मुझे किस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिट से अलग हैं ये। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरनल ऑडिटर जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि सारे ही कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। ये गलत है, सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट, नंबर बी कंप्लायंस ऑडिट, नंबर सी फिनेंशियल ऑडिट, नंबर डी स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट। तो बताओ कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, कौन सा परफॉर्म करता है वो फंक्शन है इंटरनल ऑडिटर, बताओ मुझे। सब कुछ करता है वो, ऑपरेशनल इफिशियंसी को भी चेक करता है, कंप्लायंसेस को चेक करता है, फिनांस चेक करता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2, 3, 4 सब कुछ ही चेक करता है एक इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट हमारा क्या होता है, देखो टैक्स ऑडिट मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि इसमें कवर किए जाएंगे ताकि पूरी तरीके से होलसम तरीके से खत्म हो जाए। ऐसे कोई बिगर टॉपिक अब बचे नहीं है, तो मैं कोशिश करूँ कि पेरिफेरल की भी सारी चीज़ों को कवर कर दूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है आप फॉलो कर सकते हो, जो कि क्लासेस की लिंक आपको इंस्टाग्राम की जो हमारी पेज की लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नोआ निखिल क्लासेस। एंड जो भी कमेंट्स आप करते हो, जो भी अप्रिशिएशन आप लोग देते हो, वो सभी को मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। और भी अनाउंसमेंट की जाते हैं हमारे सभी तरह के अपकमिंग जो भी शेड्यूल्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, और हमारे जो भी टेलीग्राम में जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारे हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टैक्स ऑडिट, देखो टैक्स ऑडिट होता क्या है। सबसे पहले देखो ये इनकम टैक्स के अंदर जो है वो एक सेक्शन 44AB होता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिर भी अगर याद रह जाए तो एक बार नोटिस दिमाग में एक चीज़ डाल लो, एक फैक्ट कि इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन 44AB के बोल के एक सेक्शन है जिसके अंदर टैक्स ऑडिट जो है उसको
बताया गया है, आर डिज़ाइन टू इंश्योर दैट कि बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स जो है वो लोग टैक्स के लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं अपने फिनेंशियल रिकॉर्ड को बनाते समय। ठीक है, तो ये है मेनली टैक्स ऑडिट का पर्पस। टैक्स ऑडिट बोल रहा है हु नीड्स अ टैक्स ऑडिट, किसको जरूरत पड़ता है टैक्स ऑडिट का, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है, कुछ टर्नओवर के लिमिट है कि आपकी ये टर्नओवर होगी तभी आप पे टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। तो सेक्शन 44AB में आउटलाइन करता है दैट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मान लो बिजनेस है, अगर कंपनी है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगा अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। एंड हाउएवर इफ द कंपनी हैज़ कैश ट्रांजेक्शंस दैट आर 5% और लेस ऑफ द टोटल टर्नओवर का 5% तक भी अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन्स आपने किया है तो द थ्रेशोल्ड फॉर अ मैंडेटरी ऑडिट इज रेज्ड टू 10 करोड़। ठीक है, प्रोमोटिंग द डिजिटल पेमेंट्स, यानी तब आपको उस केस में करवाना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग को रिक्वायरमेंट होती है कि ये लोग टैक्स ऑडिट करवाएं अगर इसका ग्रॉस रिसीट, मतलब जो ये लोग कमा रहे हैं, अगर इसकी ग्रॉस रिसीट 75 लाख से अगर ऊपर हो गई है, 75 लाख से ज़्यादा, पहले ये 50 लाख की लिमिट थी, तो फिर उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब टैक्स ऑडिट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल टू बिजनेसेस इफ, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है दैट इज द टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, नंबर बी द टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, नंबर सी द प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ऊपर हो गया है, नंबर डी इट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो बताओ टैक्स ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1, 2 एंड 3। टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर प्रोफेशंस का ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 50 लाख, तीनों ही केस में इनकम टैक्स एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हमारा टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इज कंडक्टेड बाय, नंबर ए कंपनी सेक्रेटरी, नंबर बी कॉस्ट अकाउंटेंट, नंबर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर डी इनकम टैक्स ऑफिसर। किसके तहत जो है वो टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है टैक्स ऑडिट को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आंसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ऑडिट रिपोर्ट अंडर विच द टैक्स ऑडिट मस्ट बी फिनिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो ऑडिट रिपोर्ट होता है टैक्स ऑडिट का वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CEB, फॉर्म 10A एंड फॉर्म 15CA एंड 15CB, मुझे बताओ इसका आंसर, मुझे आप होमवर्क में बताना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉट कंडक्टिंग अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हो तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या लग जाएगी आपको। तो देखो कितनी कम पेनल्टी, कितनी आउटडेटेड हो चुकी है सारे एक्ट्स। नंबर ए 1 लाख, नंबर बी 5 लाख, नंबर सी 10 लाख, नंबर डी 25,000 और 1% ऑफ इनकम विच एवर इज लोअर। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अ पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट इवन इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़। ठीक है, अ पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट इवन इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़। इफ क्या अगर हो तो 1 करोड़ से पार करेगा टर्नओवर तब भी उसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मोर देन 95% ट्रांजेक्शन्स जो है आर थ्रू द बैंकिंग चैनल। नंबर बी बिजनेस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। नंबर सी ऑल द पर्सन्स इन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ कि किस केस में जो है वो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर भी आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, फिर मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगी। थोड़ा आपके लिए भी तो काम करने के लिए चीज़ दूँ कि आप किस पे प्रैक्टिस करोगे घर पे। तो बस हमारा लेक्चर यही था जिसमें ऑडिट के जो है वो मोटा मोटी हर कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी अगर बचा है एंड विथ PYQ में क्या क्वेश्चंस हैं वो पूरे डिटेल में जो है आपकी लास्ट लेक्चर आएगी, लेक्चर नंबर 5। तो इस तरीके से हमारे ऑडिटिंग की चैप्टर जो है, ऑडिटिंग की पूरी सब्जेक्ट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को भी देख लेना। अगर रिवाइज भी करनी है तो वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हो, वीडियो से भी समझ में आ जाएगा। एक बार सुना हुआ है 1.25 की स्पीड में लगा लो कान में, और अपना कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस वक्त भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर जो PDF है ये सबको आप सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यही हमारा जो है रिटर्न बैक गिफ्ट है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।